बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। ये एक्सप्रेसो है, मैं इमरान हसन हूँ और आपको नया दिन मुबारक। और ये अरमला हसन है। आपको भी नया दिन मुबारक मेरी तरफ से। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, सुबह आपकी अच्छी होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप उस फेज से निकल रहे होंगे जब सुबह सुबह आपका उठने का दिल नहीं कर रहा होता। आज मेरा वैसे दोबारा नहीं कर रहा था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन क्योंकि अभी मौसम वैसा ही है, अभी चेंज नहीं हुआ, ठंड है तो और बड़ा ट्रिकी मौसम है। वैसे दिन को अगर आप ऑब्जर्व करें, अभी आप जब यहाँ से निकलेंगी तो 20 डिग्री तक भी हिट करेगा, लेकिन रात को लेकिन 7-8 डिग्रीज हो जाता है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है या वैसे बाहर का मौसम ठीक होता है, घर के अंदर ज्यादा ठंड लगती है। मे बी विद माय हाउस और समथिंग। नहीं, आपका और मेरे घर का हिसाब है, टेम्परेचर उस हिसाब से सेम है, क्योंकि पोर्शंस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस में रहें। नीचे वाला पोर्शन कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर होता है। अच्छा जी, ये तो हमने आपको मौसम की सूरत-हाल बताई है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए जो वेदर साथ साथ रियल एस्टेट के मशवरे भी दे रहे हैं कि ग्राउंड पोर्शंस में रहकर। वेरी इंटेलिजेंट हो बात। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के आगाज में। आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। हो सकता है 3 महीने बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम दोबारा डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि हर थोड़े अरसे बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बदल जाते हैं। लेकिन आज फिर से नए क्रिकेट बोर्ड ये वाले बदलने वाले नहीं लग रहे मुझे। खैर, मोहसिन नकवी साहब, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब आज हो रहा है। जो नामजद मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहसिन नकवी की बिला मुकाबला बतौर सरबराह क्रिकेट बोर्ड कामयाबी का इस वक्त कभी इम्कान मौजूद है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट दैट वी हैव। और मौजूदा ये सीएम है, केयर टेकर सीएम है और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर और कायम मकाम चेयरमैन शाह खावर ने 2014 आइन के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खुसूसी इजलास आज मंगल की दोपहर 2 बजे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बुला रखा है। इसमें बोर्ड सरबराह का इंतखाब होगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 10 अरकान में से कोई भी इंतखाब लड़ सकता है, मगर रिवायत है कि पेट्रन क्रिकेट बोर्ड जो कि वजीर आजम होते हैं, उनकी तरफ से नामजद 2 मेंबरान में से ही एक का चुनाव होता है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनकी जानिब से मोहसिन नकवी के साथ मुस्तफ़ा रमदे को नामजद किया गया और ज़राए ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी ही वाहिद नए चेयरमैन पीसीबी के लिए इस वक्त मजबूत तरीन उम्मीदवार है। बिल्कुल, बोर्ड सरबराह मुंतखब होने के बाद 1 हफ्ते में वो किसी भी वक्त चार्ज संभाल सकते हैं। सो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि बहुत कवी इम्कानात है। हाँ, उनकी स्पीड अब क्रिकेट बोर्ड में भी हमें नजर आएगी। तो ये देखते हैं जनाब कि ये जो नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, ये हमारी क्रिकेट के साथ क्या अच्छा सलूक करते हैं और क्या बेहतरी की तरफ। वैसे इससे पहले नजम सेठी आए थे, वो भी एक सहाफी थे, उनका भी क्रिकेट से उस लिहाज से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। मोहसिन नकवी साहब का भी जो बैकग्राउंड है, हाँ ही परफॉर्म वेल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये परफॉर्म अच्छा कर जाते हैं तो देयर इज नो हार्म। बट ये कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं आनी चाहिए। अगर वो पॉलिटिकली आ भी रहे हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए, तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका क्रिकेट के ऊपर या क्रिकेटर्स के ऊपर नजर नहीं आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी से कि अगर आप आ ही रहे हैं तो फिर अपनी आप तैनाती को जस्टिफाई करें। ये बड़ा अच्छा। और मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी को बहुत अच्छे से इदराक होना चाहिए कि क्रिकेट पाकिस्तान के लोगों के दिल के कितना करीब है। अगर वो इसको सर्व करके जाएंगे तो वो लोगों के दिल के करीब रहेंगे, नहीं तो नकवी साहब फिर लोगों की आपको पता ही है फिर लोग कैसे रुखसत करते हैं जाने वालों को। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आप अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा जी, अब टिकट्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 की टिकट्स की जो फरोख्त है वो आज से शुरू होगी। जैसे हमने आपको कल भी अपडेट किया था, टिकट्स की कीमत 500 से लेकर 15,000 तक होगी। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां जाकर इस टिकट्स को परचेज कर सकते हैं। वीआईपी पासेस भी होते हैं, मतलब जो टिकट्स होती हैं उनकी प्राइसेस वेरी करती हैं। 15,000 अगर उनको थोड़ी बेहतर जगह मिल जाए। लोग तो ज्यादा मुफ्त के ही लेते हैं वैसे। जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हमारे पास आते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग पास ही मांग रहे होते हैं, टिकट्स लेते नहीं है। तो खैर जी, आपकी अपनी लीग है, 4 बड़े शहरों में खेली जा रही है, लाहौर, कराची, मुल्तान एंड रावलपिंडी। आप इसको डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, हमारे सबके दिल के बहुत करीब है और बड़ी अच्छी हमारे प्लेयर सिर्फ पीएसएल में तो अच्छा खेलते हैं। आपके एंथम भी आ रहा है। अच्छा, अच्छा, ऑल द बेस्ट टू भाई। भाई तो हाजिर है, देखते हैं भाई क्या करता है। भाई से बड़ी उम्मीदें, बड़े अरसे बाद वापस आ रहे हैं, तो देखते हैं कि भाई क्या करते हैं। हम आपको इस हवाले से भी आगाह रखेंगे। फिर वक्त एक और काउंटडाउन है। आज डी डे है, आई मीन इट्स द लास्ट डे जिसमें कैंपेन्स खत्म हो रही हैं। और डी डे समाउ 8 फरवरी को है, लेकिन मुझे लगता है कि कैंपेन्स के हवाले से क्या होता है आगे और क्या होने जा रहा है, इस पर हमने बात करनी है आज की बड़ी खबर में। यानी कि
ओके, काउंटडाउन हैज बिगन। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, इंतजार की घड़ियां खत्म है, फैसले की घड़ी आन पहुंची। आज नहीं, लेकिन आज कैंपेन्स के हवाले से हम बात करें। इलेक्शन की गाड़ी चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच गई और अब मैदान सजेगा, रंग जमेगा, फैसला होगा कि आइंदा 5 साल के लिए कौन मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम भी मुकम्मल कर दिया गया है। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी है। जायदुल मियाद जो शनाख्ती यानी एक्सपायर हुआ है कार्ड पर भी वोट डाला जा सकता है। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। जो कैंपेन है तमाम तर सियासी जमातें वो खत्म कर देंगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज सियासी जमातों ने भी पावर शो प्लान्स किए और उस प्लानिंग में उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज कसूर और लाहौर में पंडाल सजाएगी, जबकि मुस्लिम लीग आज दोपहर कसूर जबकि रात को लाहौर में जलसे से इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम करेगी। पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम का जो इख्तिताम है वो लाड़काना में जलसे से करेगी। सब अपने होम पिचेस के ऊपर जाके इसका इख्तिताम करेंगे। इसमें बिलावल भुट्टो होंगे, आसिफ जरदारी होंगे, दोनों इकट्ठे इस जलसे के अंदर होंगे। ओबियसली जालों का लहू गरमाया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे डेरा इस्माइल खान में, जो कि उनका आबाई हल्का है मौलाना साहब का, वहाँ पे सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। मौलाना साहब आखिरी जलसे में खुद शरीक होंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक पेशावर में पार्टी कारकुनों से मुखातिब होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े बड़े दावे कर रखे हैं और इन पर अमल किस हद तक होता है इस पर भी हमने बात करनी है। कैंपेन किसकी ज़्यादा इंप्रेसिव रही, हमारे पास एक बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर, माजिद निज़ामी साहब, उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे अहम चीज़ इस वक्त यह है कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक जो इस वक्त तकसीम हुई है, वफाकी दारुल हुकूमत से 3 पंजाब से 141, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, इसी तरह बलूचिस्तान से जो मुख्तलिफ नशिस्तें हैं, इनकी तकसीम के अंदर कौन सी पार्टी है जो सादा अक्सरियत ले सकती है और वंस अगेन एज ऑफ सेट की कैंपेन किसकी इंप्रेसिव रहती है। 169 तमाम छोटी बड़ी जमातें कामयाबी के लिए मुतहरिक हैं सारे अमल के अंदर। हम माजिद साहब से ज़रा इसी हवाले से उनकी राय लेते हैं कि वो कैंपेन को, किसकी कैंपेन को ज़्यादा मुअस्सर देखते हैं। माजिद निज़ामी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप सबसे पहले सादा सा सवाल है, किसकी कैंपेन आपको लगता है कि ज़्यादा इंप्रेसिव रही है? वो कैंपेन चाहे जलसों की सूरत में हो, मीडिया के अंदर हो, सोशल मीडिया के ऊपर हो, न्यूज़पेपर्स के अंदर हो, किसकी कैंपेन ज़्यादा इंप्रेसिव रही है, ज़्यादा आवाम को इंस्पायर कर पाई है टू वोट फॉर हिम? जी मुझे लगता है कि बड़ी सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। उसके 2 पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि उन्होंने अंदरून सिंध और शहरी सिंध के अंदर खासी प्लानिंग के साथ अपने टिकट्स दिए। जो फैसले इलेक्शन से पहले के होते हैं उन पर उन्होंने खासा काम किया। दूसरा ये है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी को एक नए चेहरे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी के जलसे कम रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी के जलसे जुलूस ज्यादा रहे। सो उन्होंने एक इंप्रेशन देने की ये कोशिश की कि ये यंग ब्लड है और इसके जरिए उन्होंने यूथ को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी इंतखाबी तकारीर के अंदर भी सेंसिबल ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने रवायती जो पोलराइजेशन हो चुकी है इस माशरे के अंदर उससे बचते हुए, खसूसन तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को होने वाली सजाओं के हवाले से उनका बड़ा मिच्योर रद्द अमल था। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून से और बाकी जमातों से मैं उन्हें उनकी इंतखाबी मुहिम को बेहतर समझता हूँ। तीसरा, उन्होंने ये काम किया कि पंजाब के अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश की है, खासी मेहनत की है, यहाँ पे आके इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो अगरचे उसका फायदा होगा या नहीं होगा ये हमें 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून ने इतनी मेहनत सिंध में जाकर नहीं की जितनी पीपल्स पार्टी ने सिंध से पंजाब में आके की है। तो इन सारी चीजों को मिलाएं तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम
बेहतर थी। इम्प्रेसिव रही आपके मुताबिक कि पीपल्स पार्टी ने जो इंतखाबी मुहिम की वो काफ़ी हद तक बेहतर थी। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये सोशल मीडिया के ऊपर भी बात करें या हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया पे भी ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आज हम देख रहे हैं जो इन सियासी पार्टियों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। आज यही सियासी जमातें अपने अपने गढ़ के अंदर एज वी सेड के जो मुस्लिम लीग नून है वो लाहौर के अंदर और कसूर के अंदर करने वाली है और पीपल्स पार्टी लाड़काना में कर रही है। तो ये जो इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो रही है अपने अपने गढ़ के अंदर, आपको लगता है कि अब भी इस सारी कैंपेन के दौरान जो जो बातें की गई हैं, जो जो मंशूर इन लोगों की जानिब से दिए गए हैं, उसको इख्तिताम इस तरह से करना और उसके बाद जो आवाम है क्या उनको उस हद तक इंगेज कर पाई है ये पार्टियां कि ये इनके मंशूर के ऊपर उनको वोट मिलेगा? क्योंकि जो जो सिनेरियो हमारे सामने रहा है पिछली हुकूमतों में। जी, आपके सवाल के 2-3 मुख्तलिफ निकात हैं। पहला नुक्ता ये है कि सियासी जमातों के लिए आखिरी दिन पावर शो करना नफसियाती तौर पे बड़ा अहम होता है, जिसके जरिए वो उस शहर में या उस सूबे के अंदर ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस सारी इंतखाबी मुहिम के बाद अब हम कंफर्टेबली पोलिंग डे की तरफ जा रहे हैं। और वो आखिरी दिन का मजमा, उसका जोशो खरोश ये बात बताता है कि ये कितने मकबूल है, तो इसलिए वो भी एक जरूरी चीज होती है। दूसरा मामला ये है कि जहाँ पे सियासी जमातों के मंशूर का तज्जिया करना चाहिए, वहां पर हमें ऐसे लगता है कि अवाम में अभी तक उस हवाले से कोई क्वेश्चनिंग का रुझान नहीं है। हम ये देखते हैं कि 5 साल खत्म होने के बाद सियासी जमातों से ये सवाल नहीं किया जाता कि जो आपने 5 साल पहले मंशूर दिया था उसमें जो वादे किए थे उन पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है। हालांकि तरक्की याफ्ता ममालिक में इस चीज को खासा अहम समझा जाता है और लोग इस हवाले से सवाल करते हैं, डिबेट्स होती हैं, लेकिन चूंकि ये मामला पाकिस्तान में नहीं है तो इसलिए मंशूर वाली साइड अभी सियासी जमातों की खासी कमजोर है। उसमें अमलियत पसंदी नहीं है, उसमें बड़े दिल फरेब नारे होते हैं। प्रैक्टिकली वो कैसे मुमकिन है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के अंदर वो सारी चीजें कैसे की जाएंगी, उस कैसे और क्यों का जवाब सियासी जमातों के पास कैसे और क्यों के दरमियान भटक रही है जिंदगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कैंपेन बाकी सभी पार्टीज जलसों के जरिए करती रही, तहरीक इंसाफ ने सिर्फ वो कैंपेन यूट्यूब पे के ऊपर की है या सोशल पे की है, मेनली यूट्यूब पे की है। क्या तहरीक इंसाफ यूट्यूब कैंपेन के जरिए बाकी पार्टीज को वो डेंट डाल पाएगी जो वो जलसे और जुलूसों के जरिए कर रहे हैं? जी, गुज़िश्ता इलेक्शन में और इस इलेक्शन में एक जो मुनफरिद चीज सामने आई है वो ये है कि तमाम सियासी जमातों ने और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हालात की वजह से अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको ग्राउंड से डिजिटल मीडिया की जानिब शिफ्ट किया है। पहले ट्रेडिशनल मीडिया जिसमें अखबारात और टीवी है वहां पर इंतखाबी मुहिम आती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया की तरफ रुझान ज्यादा हुआ है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो तहरीक इंसाफ कानूनी और सियासी तौर पर मुश्किल में है, उन्हें ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं है। इस हवाले से निगरान हुकूमतों के किरदार पर सवालिया निशानात भी हैं। तो उसका हल उन्होंने ये निकाला कि चूंकि पाकिस्तान के बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उन्होंने वहां से अपना मैसेज कन्वे किया। उनके उम्मीदवार टेलीफोन कॉल्स के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, उनके एड्स के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में शायद अगले इलेक्शन में डिजिटल मीडिया की कैंपेन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन इस इलेक्शन में ये एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें हमारे पास ग्राउंड की इलेक्शन कैंपेन भी होगी और डिजिटल मीडिया की भी होगी। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन तो पीटीआई माजिद वो इम्पैक्ट कर पाई है जो इम्पैक्ट बाकी जमातें कर रही हैं पब्लिक पॉपुलैरिटी को लेकर या पब्लिक सेंटिमेंट की जानिब तवज्जो हासिल करने के लिए? जी, ये इसका टेस्ट केस तो 8 फरवरी को होगा। उसकी वजह ये है कि हमने पिछले 4-6 माह में देखा कि कोई इतना बड़ा इलेक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ये रिजल्ट्स क्या पोलिंग में ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से सबसे बड़ा सवालिया निशान यही होता है कि उनकी प्रेजेंस तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब उसे कन्वर्ट करके प्रैक्टिकली सड़क पे लाने की बात होती है तो वहां पर उन्हें कभी नाकामी का सामना करना। यस। अच्छा, अभी माजिद आपने खुद भी बात की कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन आपको इम्प्रेसिव लगी, लेकिन पंजाब के अंदर उन्होंने इंगेज करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध के अंदर उस हद तक इंगेज नहीं कर पाई, उसने ट्राई नहीं किया या दीगर जो भी वजूहत हो सकती हैं। बट
व्हाट डू यू थिंक कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इनफैक्ट उनके लिए जो जिस तरह से बिलावल ने यहाँ पर एक्टिविटी या कैंपेन के दौरान खुद को एंगेज किया है, किस हद तक इम्पैक्ट आएगा उसका पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए? जी, पंजाब के अंदर जो 141 सीटें हैं वहां पर अमूमी तौर पर रुझान ये रहता है कि यहाँ पर दो बड़ी जमातों की तरफ लोग जाते हैं, या तो अवाम उसको वोट देते हैं जो जीत रहा है, या ऐसे उम्मीदवार को वोट देते हैं जिसके बारे में इम्कान है कि या तो ये जीतेगा या सेकंड नंबर पे आएगा। पंजाब के अंदर 3 वे फाइट्स के बहुत कम ऐसे हलके हैं जहां पर 3 वे फाइट होती है। सो इसलिए पीपल्स पार्टी ने अपनी बिल्कुल पंजाब के अंदर तंजीमी स्ट्रक्चर बढ़ाया है, अपनी पेनिट्रेशन को जो है वो मजबूत किया है। लेकिन मुझे लगता है कि गुज़िश्ता 10 साल का जो एक वैक्यूम था पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में, उसकी वजह से इनका वोट बैंक तो जरूर बढ़ेगा, उसमें इजाफा होगा, लेकिन खसूसन सेंट्रल पंजाब में हमें कोई ऐसी सीटें नजर नहीं आती कि जहां पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट एक अच्छा मुकाबला दे सकें। तो पंजाब में मेनली ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान तो माजिद, हमें एज वी नो सिंध की तो आउट ऑफ ऑलमोस्ट 60 सीट्स हमें काफी कंफर्टेबल नजर आती है पीपल्स पार्टी। कराची में भी वो भी दावा कर रहे हैं ज्यादा सीटें जीतने का, और कुछ सीनियर सहाफी भी दावा कर रहे हैं कि 8 से 10 सीटें भी शायद निकाल ले कराची से आउट ऑफ आई थिंक 22 सीट्स। तो वो तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन पंजाब के अंदर कितनी सीट्स को हम पीपल्स पार्टी की कामयाबी कहेंगे? इन केस अगर पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में इतनी नंबर ऑफ सीट्स ले ले तो हम कहेंगे कि इट वाज अ सक्सेसफुल कैंपेन? जी, गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस के रिजल्ट को सामने रखें तो अगर 15 के आसपास कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इससे ज्यादा शायद वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और अवाम में भी एक ये तासुर मौजूद है कि शायद इससे आगे वो ना जाएं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन का दिन ऐसा होना चाहिए कि उस पे गैर मुतवक्को नताइज आए। मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन डे की सारी चीजें पहले ही डिस्कस हो जाए और आवाम को पता हो तो फिर इलेक्शन का जब शहबाज शरीफ डे को हमेशा अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। जब शहबाज शरीफ कराची जाके इलेक्शन लड़े थे, चंद 100 वोटों से हार गए थे, नहीं जीत पाए थे इलेक्शन। अब बिलावल जब लाहौर में लड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि वो जीत सकते हैं? मैं जी इसको जीत हार से थोड़ा सा मुख्तलिफ देखता हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो थोड़ा सा इस हवाले से तवज्जो देते हैं। उन्होंने 2018 में खैबर पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे, लेकिन वो इस चीज को एज ए प्रोग्रेसिव अप्रोच लेते हैं पार्टी स्ट्रक्चर के लिए, तंजीम की बेहतरी के लिए। तो लारी से भी हार गए थे। जी बिल्कुल, वो वहां से भी हारे थे, और इस दफा भुट्टो खानदान कराची की किसी सीट से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। सो ये मेरा ख्याल है कि ये तजर्बात जरूर करते हैं। हाँ, इसमें अगर उन्हें जीत मिल गई तो वो एक एडिशनल फैक्टर होगा। ठीक हो गया। अच्छा माजिद, एक और सवाल मेरा, अब कैंपेन्स के अंदर हम जब इन मुख्तलिफ बड़ी जमातों के जलसे या कैंपेन या रैलियां देख रहे हैं, उसके अंदर बहुत आवाम आ रही है, और जिस भी पार्टी को उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका जलसा देख लें उसमें आवाम है, और हम परेशान थे कि सब लोग सबके साथ हैं क्या। तो जब ये पोलिंग डे की बात आती है या इलेक्शन वाले दिन की बात आती है, तो क्या ये वोट उस तरह से इन पार्टीज के साथ कन्वर्ट भी होता है? उन्हीं जब ये कैंपेन्स के दौरान जितने लोग हमें नजर आते हैं, क्या इतने लोग वोट भी कास्ट करते हैं? जी बिल्कुल, असल में जलसे का तासुर किसी ग्राउंड की वजह से या किसी सड़क की वजह से ज्यादा नजर आता है, लेकिन जब आप उन वोट्स को हल्कों में तकसीम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई पार्टी मीनारे पाकिस्तान में जलसा करके उसे बिल्कुल भर लेती है और एक कामयाब जलसा होता है, लेकिन लाहौर में 14 हल्के हैं, हर हल्के के अंदर आपको 80-90 हजार वोट जीतने के लिए चाहिए। सो जब हम उस क्राउड को हल्कों में तकसीम करते हैं तो फिर ये पता चलता है कि ये नंबर तो बहुत कम है। तो इसलिए जलसा करना किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत आसान होता है, उससे एक नफसियाती असर भी होता है अवाम पर। लेकिन जब उसको डिवाइड करते हैं हल्कों के अंदर तो फिर ये पता चलता है कि हल्कों का विनिंग वोट खासा ज्यादा होता है, 80-90 हजार तक उनको एमएनए की वोट चाहिए होता है। मतलब अगर साइलेंट वोटर होता है या जो घर बैठा होता है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर टिकटॉक का जलसा भी हो और 2 मिलियन लोग भी उसमें हो तो उसको सीरियस इतना नहीं लेना चाहिए, मेहनत अपनी जगह करनी होगी कैंडिडेट्स को, आप ये कह रहे हैं?
जी बिल्कुल करनी होगी। उसकी वजह यह है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे किसी भी सूबाई असेंबली के हल्के में या कौमी असेंबली के हल्के में, सो वहां पर हर हल्के के अंदर कुछ 6, 7, 8 लाख वोट होता है। ठीक, उसमें से आपने अपना विनिंग चंक निकालना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा माजिद टाइम कम है, मैं चाहता हूं हम साउथ पंजाब की भी बात कर लें। साउथ पंजाब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द पार्टीज। इस्तेहकाम के लिए भी जरूरी है, नून लीग के लिए भी जरूरी है, पीपल्स पार्टी के लिए भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं वहां पे, और तहरीक इंसाफ तो है ही वहां पे। तो आप साउथ पंजाब को मेक और ब्रेक पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं पंजाब के नुक्ता निगाह से अगर हम बात करें? जी साउथ पंजाब में इस दफा पीपल्स पार्टी ने खासी मेहनत की है, और वो मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, कोटद्दू में, राजनपुर में, डेरा गाजी खान में उनका ये ख्याल है कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। सो इसलिए पीपल्स पार्टी को भी जो अपनी इंतखाबी उम्मीदें हैं पंजाब में, वो जनूबी पंजाब से ही हैं। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन भी जनूबी पंजाब के ही 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सो सियासी जमातों की तरजीहात के अंदर जनूबी पंजाब बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इस दफा ऐसे लगता है कि पहले जिस तरह साउथ पंजाब में एक वेव चलती थी और इलेक्टेबल्स किसी भी एक जमात की तरफ चले जाते थे, इस दफा ये पहली दफा है कि इस दफा ऐसा नहीं हुआ। इस दफा वहां पर लोग स्प्लिट हुए हैं। इलेक्टेबल्स कुछ तहरीके इंसाफ में ही रहे, कुछ इस्तेहकाम में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी में गए। तो जनूबी पंजाब में इस दफा वेव नहीं बनी। तो मुझे लगता है कि इस दफा वहां पर खासा टफ कंपटीशन होगा, और जिस तरह एक तासुर होता है कि जनूबी पंजाब पूरा का पूरा किसी पार्टी की तरफ चला जाता है, वो नहीं है इस दफा जरा। And now इसमें थोड़ी let me ask the most important question जो मेरे लिए सबसे आम है बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के, हाउ यू सी द टर्न आउट? कितने लोग आपके ख्याल में आ रहे हैं? पल्स क्या कह रही है आपको? टर्न आउट अच्छा होने वाला है, नॉर्मल, या आपको लगता है कि शायद लोग इतना वोट ना करें? बीइंग अ जर्नलिस्ट क्या देख रहे हैं आप? जी अगर हम 2022 के बाई इलेक्शंस को सामने रखें तो वो वोटर टर्नआउट तो जोश और खरोश के साथ साथ टर्नआउट भी कई हल्कों में बहुत अच्छा था। लेकिन अमूमी तौर पर जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं सो खासा मुश्किल होता है। अवाम के अपने कई मसाइल होते हैं, कई दफा किसी पार्टी के वोटर्स मायूसी का शिकार होते हैं। सो अगर ज्यादा टर्नआउट हुआ तो मुझे वो एक सियासी मौजज़ा ही लगेगा। फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि टर्नआउट कोई खासा ज्यादा हो, क्योंकि जब हम नंबर्स को देखते हैं वैसे तो हम कह देते हैं कि 55% या 60% टर्नआउट एक बड़ा नंबर होता है, लेकिन जब उसको हम वोटर्स में ट्रांसलेट करते हैं तो ये तकरीबन 6-7 करोड़ वोटर्स बनते हैं जो इलेक्शन डे पर। मुझे मैंने सवाल पूछने का मकसद ये भी है कि एक पार्टी की पोजीशन डिपेंड करती है टर्नआउट के ऊपर। अगर टर्नआउट ज्यादा होगा तो वो पार्टी इंप्रेस कर पाएगी या अपनी टफ पोजीशन से निकल पाएगी। अगर टर्नआउट नहीं होता तो रेगुलर आने वाला वो वोटर है जो कन्वेंशनल पार्टीज का वोटर है, यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का वोटर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि आपको इतना टर्नआउट नजर नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच माजिद निजामी, हमारे साथ सीनियर सहाफी तज्ज़िया हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शंस के हवाले से जी हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन डे पहुंच आ गया, बल्कि सर पे आ गया। आज से कैंपेन्स इख्तिताम पजीर हो जाएंगी ना, कैंपेन्स खत्म हो जाएंगे। हाँ, परसों इलेक्शन है और हम आपको हम जारी रखेंगे हमारी कैंपेन का। हम पे इलेक्शन कमीशन की कोई पाबंदी नहीं, हम खबरें देते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने वोट के लिए जरूर निकलना है। आपके वोट की उतनी इंपॉर्टेंस है जितना मतलब ओवरऑल हर एक के वोट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जरूर वोट देने के लिए निकले ताकि आपके वोट से आप जिसको चुनना चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं या जिससे बदला लेना चाहते हैं नहीं बदले का वाले आप वोट जरूर डालें। इन शॉर्ट वोट जरूर डालें। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट तड़के तड़के, जिसमें सिकंदर बट आपको पता है मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं, वहाँ आवाम से पूछ रहे हैं कि उन्हें कौन से या कौन सा लीडर। सिकंदर बट की कैंपेन भी मुझे लगता है आज खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। एनए 121 में गए हैं आज सिकंदर बट, और लाहौर के ये हल्का है, लाहौर का हल्का है, वहाँ पे आवाम क्या कह रही है, किसको वोट देंगे, इस हवाले से आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के मैं हूं सिकंदर बट, मौजूद हूं मैं कौमी असेंबली के हल्का NA 121 में, और अब हम करेंगे हस्बे मामूल वर्बल पोल के जरिए एक सर्वे और जानेंगे यहां के इलाके में पब्लिक पल्स क्या बोलती है। मेरे साथ रहिएगा। वो तो मैं तो सही पूछा ना, मेरे जो बच्चे भुखे बैठे रहे ना तो मैं तो किसी को नहीं मानती। 8 फरवरी को किसको वोट कर रही हैं? अभी कोई पता नहीं है। पहले आप वोट करती नहीं है? जी पहले किसको? नवाज शरीफ को डाला था। ओके।
आप ही आप सलाम वालेकुम 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रही हैं? मुस्लिम लीग ने वैसे पा छड़ने हैं 8 फरवरी को वोट किधर है? शेर ने आप बेटा शेर को 8 फरवरी को वोट किधर है? पीटीआई 8 फरवरी को वोट किसका है? हमने नहीं देना किसी को ये बताएं 8 फरवरी को वोट किसका है? शेर का 8 फरवरी को वोट किधर है? शेर दा 8 फरवरी को वोट किधर है? पीटीआई 8 फरवरी को वोट किधर है? किसे दा भी नहीं वोट शेर का आप भैया पीटीआई का आप भैया कैदी नंबर 804 वोट किसे दा नहीं यार 8 फरवरी को आ रहा है इलेक्शन जी आ रहा है किस इंशाल्लाह पार्टी को वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे ये बताओ कि 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? 805 किस पार्टी को वोट देंगी आप? नवाज शरीफ 8 फरवरी ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ शेर को ਕਿਨ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ इंशाल्लाह शेर ਹਾਂਜੀ शेर जी इंशाल्लाह ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹਰਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? शेर किस पार्टी को वोट कर रहे हो? अय्या का नाबुदो अय्या का नस्ताइन किस पार्टी को वोट कर रही हैं आप? भाई शेर ने दांगे वोट भैया 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 8 फरवरी को वोट किसका है? मैंने किसी को भी नहीं देना वजह कोई भी सही नहीं 8 फरवरी को वोट किसका है? नवाज शरीफ आप ही 8 फरवरी को वोट किसका? किसका नून लीग का नून लीग का 8 फरवरी को वोट किधर? शेर दा और किदा आप ही 8 फरवरी को वोट किसका? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ आप ही 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रही हैं? ਵੋਟ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਠੱਪਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ किस पार्टी को वोट दे रहे हो? इमरान खान किस पार्टी को वोट दे रही हैं? शेर को किस पार्टी को वोट दे रहे हो? पीटीआई आप भैया गाजियाबाद के ही हैं? सर ये बताएं 8 फरवरी के इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? साले पेपर पार्टी को देना चाहिए हमें अब बताएं किस पार्टी को सपोर्ट शेर नु किस पार्टी को वोट दे रहे हो? ਅਯ्या का नाबुदो अय्या का नस्ताइन मैं कहा गाजियाबाद 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਸਲ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ 8 फरवरी को किसको वोट कर रही हैं आप? पीटीआई को किसको वोट दे रहे हो? तहकीक साहब किसको वोट दे रहे हो? ठीक है इंसाफ कीजिए तो वोट किसका है? पीटीआई का भैया 8 फरवरी वोट किसका? वोट पीटीआई को होगा हाँ भैया इंशाल्लाह इमरान खान वोट शेर का ये बताएं 8 फरवरी को वोट किसको दे रहे हैं? ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ आप दूसरी आप ही बताएं ਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ इलेक्शन 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ले पीटीआई है जी नंबर 804 में आप किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? मलक भाई नून लीग 8 फरवरी के इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? हाँ जी पीटीआई पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह कोई दलील? नहीं मेरे मियाँ को कैंसर था मेरे मियाँ का इलाज किया उन्होंने 27 लाख का किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? 8 फरवरी तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं यही बहुत लफ्ज़ अच्छा या करना वुदू या करना नस्तईन इसका मतलब कि अल्लाह को मानते तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते ये जो भी हैं ये सब बिके हुए आजमा लिया इनको कितना आजमाएंगे क्या फ्यूचर है क्या हमारा हम ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਪਟਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ वोट इंशाल्लाह पीटीआई कैदी नंबर 804 फिर 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हो? इमरान खान को ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ तो किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? शेर को इंशाल्लाह ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੇਬੇ ਜੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ये बताएं 8 फरवरी को आप किस पार्टी को वोट कर रही हैं? किसको कर रही हैं किसी को भी नहीं भैया 8 फरवरी वोट इमरान खान सर ये बताओ 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हो? ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ किस पार्टी को वोट कर रही हैं? नवाज शरीफ को आप हाँ बेटा नवाज शरीफ 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हो? देखा भी उसका पहले वोट कर दे रहे हो हाँ जी पहले तो शेर को देता ਤੇ ਐਦਵਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਐਡਾ इंशाल्लाह शेर नहीं देना आप किसको करेंगी वोट? अभी तो सोचा नहीं अब फिलहाल कुछ भी कोई काम नहीं करा तो फायदा क्या ये बताएं 8 फरवरी को आप किस पार्टी को वोट कर रही हैं? शेर को आप किस पार्टी को वोट कर रही हैं? मैं नून लीग को
नून लीग को, आप इमरान खान को। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੀਟੀਆਈ ਇੱਕ ਸ਼ੌਹਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਭੱਟੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 24 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ। ये बताएं 8 फरवरी को फिर वोट किसको दे रही हैं आप? बिलावल। बिलावल भुट्टो जरदारी, गुड हो गया जी। ये बताएं फिर आप 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रही हैं? हम तो पीपल पार्टी को देंगे। ये बताएं 8 फरवरी को किसको वोट कर रही हैं आप? किसी को भी नहीं क्या वजह हो गई? देना, तो इमरान खान को देना, वरना किसी को नहीं देना। तो 8 फरवरी को वोटा किधर पा रहे हो फिर? शेर नहीं भैया 8 फरवरी को वोट किसका? पीटीआई। भैया 8 फरवरी को वोट किसका? ਵੋਟ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। रेन कर लो, 3-4 दिन रह गए ने सारे। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾ अच्छा देन है, टेंशन क्यों ले रहे हो? भैया वोट किसका? पीटीआई। 8 फरवरी ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਨਸੀਬ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। भाईजान 8 फरवरी ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ? ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। भाई मेरे 8 फरवरी वोट किसका? नवाज शरीफ का। ये बताएं 8 फरवरी को वोट किसका? शेर का। तो वोट किन दे रहे हो? ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ? ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ हुकूमत ਕਿਹਦੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਜੀ? जी तो ये था लाहौर के हल्का NA 121 का वर्बल पोल सर्वे। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक। इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस अनदर एक्सप्रेसो हीरो विद यू। प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाते हैं जिनको 14 बरस की उम्र में हाई स्कूल पास करके 15 साल की एज में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एडमिशन उन्होंने लिया और दुनिया में सबसे कम उम्र ग्रेजुएट होने का एजाज़ हासिल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से काम किया, इतने टैलेंट के साथ काम किया कि इस वक्त दुनिया के कम उम्र तरीन एंड्रॉयड डेवलपर के तौर पर उनके पास एजाज़ मौजूद है। इसके अलावा ओडेसिटी एक इंस्टीट्यूट है जो कि ऑनलाइन है, उसकी जो नैनो डिग्री है ग्रेजुएट की वो भी अपने नाम की ग्रेजुएशन की और 16 साल की उम्र से माइक्रोसॉफ्ट के साथ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। गूगल ने उनको सर्टिफाई किया है। IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया का एक चमकता सितारा है। क्वाइट यंग बट क्वाइट इम्प्रेसिव एंड शाइनिंग मोहम्मद रेयान सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ शो के अंदर एंड ही इज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जबरदस्त इनकी अचीवमेंट्स है। रेयान सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। रेयान, आप माशाल्लाह, हम आपकी अचीवमेंट्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने ये अचीवमेंट जितनी कम उम्र के अंदर आपने सब कुछ अचीव किया है, ये जर्नी कैसा रहा और ये जो आपने इतने सारे एजाज़ात अपने नाम किए हैं, इस हवाले से भी बताएं। वो अभी तक तो जर्नी बहुत मज़े की रही। अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब फैमिली सिचुएशन ऑब्वियसली मैं कनाडा से बेस करता हूँ। आई एम हियर इन पाकिस्तान एट द मोमेंट बट आई एम ओरिजिनली बेस्ड फ्रॉम वैंकूवर कनाडा। तो वहाँ पे जब हम मतलब हमारी फैमिली वगैरह वहाँ पे शिफ्ट हुई तो वहाँ पे फिर मेरा इंटरेस्ट वगैरह शुरू हुआ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन तरीके पैसे कमाने के ढूंढना और फिर इन दैट जर्नी कि मतलब ऑनलाइन क्या क्या तरीके हैं पैसे कमाने के, ऑनलाइन बिजनेस क्या शुरू के रास्ते हैं। आई स्टार्टेड लर्निंग मतलब ऐप डेवलपमेंट सीखी, वेब डेवलपमेंट, देन आई मूव्ड ऑन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करते करते जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर मेरा हाई स्कूल स्टार्ट हुआ, हाई स्कूल जल्दी ख़त्म हुआ। सो एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में मेरा सेकंड ईयर जो ग्रेड 12 होती है मतलब हाई स्कूल कंप्लीट हो गया। 15 में मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर ली और फिर इन पैरेलल मैं अपनी भी चीज़ें साथ साथ करता रहा। वो गूगल का हुआ यंगेस्ट सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर, यूडेसिटी का ग्रेजुएट, मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता रहा साथ साथ। एंड देन इवेंचुअली ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ लेड टू जो 16 साल की उम्र में मेरा माइक्रोसॉफ्ट में एंट्री हुई, being one of the youngest Microsoft engineers and one of the youngest software engineers पूरी दुनिया में। रेयान, हमारे यहाँ तो 16 साल के बच्चे को यूजुअली घर में दो बड़े बात करें और 16 साल के बच्चे की बात नहीं सुनी जाती। उसे कहते हैं बेटा आप बाहर जाओ, आप छोटे हो अभी,
आपको माइक्रोसॉफ्ट ने रख लिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और आई थिंक जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ता है, जो भी कंप्यूटर पढ़ता है, प्रोग्रामिंग पढ़ता है, उसका ड्रीम होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करना। तो ये कैसे हुआ? इसके पीछे भी बहुत मज़े की कहानी है। तो अ बिट ऑफ बैक स्टोरी कि मतलब ये सब हुआ मतलब मेरे हाई स्कूल से। तो मेरा हाई स्कूल जब स्टार्ट हुआ मतलब ग्रेड 9th स्टैंडर्ड, उससे पहले मैं अपनी चीज़ें साइट पे करता रहा, मतलब ऑनलाइन अपने बिजनेसेस ट्राई किए, बहुत ज़्यादा ट्रायल एरर चीज़ें ट्राई की, कुछ नहीं चली, कुछ चली, कुछ ऐपें बनाई, कुछ नहीं कामयाब हुई। इस तरह करते करते तो मैं अपना खुद टेक्नोलॉजी का साथ में सीख रहा था। फिर जब मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी IT रिलेटेड कोर्सेज थे, तो उनसे मुझे खास कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी क्योंकि वो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी। तो फिर हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे हाई स्कूल के, उन्होंने मुझे सारे कोर्सेज से निकाल दिया। उन्होंने मुझे एक IDS में डाल दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टेड स्टडीज़। तो मतलब जो टाइम मैं क्लास में गुजारूंगा वो मैं खुद टाइम अपनी मर्जी से जो भी पढ़ सकता हूँ। तो उसमें फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च की थी। अब मुझे ना बस एक रिपोर्ट लिखनी होती थी, उनको देनी होती थी हफ्ते के एंड में कि भाई ये मैंने पढ़ा। तो उस टाइम के दौरान जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की CEO थी, मतलब जिनके अंदर सारे स्कूल्स आते हैं जिस एरिया में हम हैं, तो उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट को कि हमारे पास ये बच्चा है, मतलब हम इसको पढ़ा नहीं पा रहे, इसने सारी चीज़ें जो हमारे कोर्स में पढ़ी हुई हैं, तो क्या आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट इन्वाइट हुआ था। वहाँ के जो कुछ टीम के हेड्स वगैरह हैं उनसे मैं मिला, इंजीनियर लीडर्स से मिला, इंजीनियर से मिला। तो वहाँ से बहुत कनेक्शंस बने। फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड वो कनेक्शंस बनते रहे। हमारे स्कूल वाले कुछ प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, अब वो हो नहीं पाया। लेकिन उस मीटिंग से जो उन्होंने मुझे ऑफिस दिखाया अपना, हर चीज़ किस पे काम कर रहे हैं, तो उससे मेरे कनेक्शंस बन गए। तो मैंने उनसे कांटेक्ट रखा लिंक्डइन पे, ईमेल पे, और फिर इवेंचुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो फिर उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज आया, जो एक इंजीनियरिंग लीडर थे, कि भाई हमारी नई टीम शुरू हुई है, तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छी तरह अलाइन करता है जो हम लोग मतलब ढूंढ रहे हैं जिस बंदे को। तो वहाँ से फिर वो मैंने शुरू किया, इंटरव्यूज हुए, एंड देन आई गॉट द जॉब। इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है। और ऑब्वियसली हाउ डज इट फील कि दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ, इतनी टीम के साथ, बेस्ट कंपनी के अंदर काम करना, और एज ए यंगस्टर ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों का बहुत ज़्यादा है, उनकी जॉब का दीगर मामला। सो कैसा लगता है जब उन लोगों के साथ आप काम करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ शेयर करते हो या उनके एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हो? अच्छा तो बहुत लगता है। ऑब्वियसली हर एक दिन मतलब आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जब आप सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ, इतने लोग हैं PhDs के साथ, मास्टर्स, सब अपने स्पेसिफिक एरियाज़ में, मतलब लीडर्स, जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो आपको सीखने को फर्स्ट बहुत कुछ मिलता है। अपने आप को प्रूव करने की आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि भाई अच्छा अब मैं किस लेवल में आता हूँ, मतलब इंडस्ट्री प्रोफेशनेंट हूँ मैं, मतलब कहाँ मैं आता हूँ इन सब मतलब इतने इंजीनियर्स के सामने इस तरह, तो वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बट ओवरऑल फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है। मेरा भी जो गोल है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब इन सब से सीखूँ। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की, ठीक है, सॉरी, जिस प्रोसेस, सॉरी टू कट यू, आप जिस प्रोसेस से गुजरे, जब आप स्कूल के अंदर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और आपके टीचर्स को समझ नहीं आ रहा था, देन यू गॉट अ ट्रैक। ओबियसली आपके टीचर्स ने आपको हेल्प किया और उस सिस्टम ने भी आपको हेल्प किया, आई बिलीव, जिस सिस्टम के अंदर आप थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपकी तरह स्ट्रगल करते होंगे, शायद उनका दिमाग कुछ और करना चाहता होगा या चाहता है, लेकिन उनसे कुछ और करवाया जा रहा है। वो आर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं और माँ बाप कह रहे हो कि नहीं बेटा साइंस पढ़ लो। कुछ इस तरह के केसेस आपको पता है, बीइंग स्टूडेंट आप रिलेट कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? अब जब आपने अपनी मर्जी से सिस्टम की सपोर्ट के बाद कुछ अचीव किया और बहुत बड़ा अचीव किया है, आप उनको क्या गाइड कर सकते हैं, क्या काउंसलिंग कर सकते हैं उनकी? जैसा आपने पॉइंट किया, मतलब ऑब्वियसली जो कनाडा में वहाँ पे सिस्टम था उससे बहुत सपोर्टिव, और ये एक चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे भी मतलब उससे सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे का कोई बहुत एरिया में किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब एक्सेप्शनल इंटरेस्ट के करीब, तो उसको फिर एक स्पेस दी जाए, उसको टाइम दिया जाए वो एक्सप्लोर करने का। तो यहाँ पे फर्स्ट तो जो मेरा पॉइंट होगा, स्कूल्स, कोई भी टीचर्स हैं, कोई स्कूल प्रिंसिपल्स वगैरह जो सुन रहे हैं, कि आप अपने स्कूल्स में इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई जैसे एक हो गया, एक हम लोग करते थे वहाँ पे जीनियस आवर के नाम से। अच्छा। हफ्ते में 1-2 घंटे आपने दिए स्टूडेंट को, वो अपनी मर्जी से पढ़ें जो उनको करना है, और फिर वो पूरी क्लास को दिखाएं कि मैंने ये किया। तो कोई आर्ट्स में कर रहा है, कोई इस तरह, तो मतलब आप उनको टाइम दें, उसकी सपोर्ट दें, उनका अपना इंटरेस्ट वगैरह एक्सप्लोर करने की। जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये है कि भाई
बेस्ट एडवाइस पेरेंट्स के लिए ये होगी कि आप अपने बच्चों से एक तो बातचीत करें, उनसे खुद निकलवाएं कि उनके क्या किस चीज़ में शौक है। कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रहा है, कोई ऑनलाइन टिकटॉकर बनना चाह रहा है, व्लॉगर, जो भी, वो उनसे निकलवाएं और फिर कोशिश करें कि उनको आप खुद पुश करें उसमें कि भाई किसी को बहुत पसंद है जैसे ऑनलाइन वीडियोस बनाना, तो आप पुश करें, अच्छा भाई आज ये लो, आज हम लोग यहाँ बाहर जा रहे हैं, इसकी वीडियो बनाओ, इस तरह करके। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब आपके पास, आपको पाकिस्तान भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रहते हुए आपके पास पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं इंटरनेट के थ्रू। आप ऑनलाइन हर एक चीज़ मतलब कोशिश करें, अपने यूट्यूब चैनल्स बनाएं, टिकटॉक्स बनाएं, एडिटिंग सीखें। अब बेसिक चीज़ें फाउंडेशनल सबको आनी चाहिए, सारे जो स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं यहाँ पे। आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आना चाहिए अच्छी तरह, कैनवा, डिज़ाइन टूल्स, ईमेल्स भेजना इस्तेमाल करना आना चाहिए, कोई छोटा सा जल्दी से बैनर बनाना है आपको, वो आना चाहिए। तो मेरी स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस होगी कि मतलब अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिलियर करें सारे जो बेसिक टेक टूल्स हैं ऑनलाइन, और फिर उसके बाद, और जो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली कि आपको पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स को ये अर्ज है कि प्लीज़ मतलब आप भी अपने बच्चों को पुश करें, उनसे निकलवाएं, उनसे बातचीत करें क्या आपके इंटरेस्ट हैं, और फिर उनको वो टाइम दें एक्सप्लोर करने एंड का। यू आर वेरी राइट अरान, आपने जिस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट थी, यहाँ बच्चे सपोर्ट लैक करते हैं। एक और पॉइंट मैं जो एज अ यंगस्टर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक बच्चे हो जिसने इतनी स्ट्रगल तो नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, आपने उनको बहुत बेहतर अंदाज में अवेल किया, बट बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं है या कि उन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, वो अभी तक उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू सच यंगस्टर्स जिनको अपना कोई फील्ड को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने पैशन को या अपने करियर को, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए किन चीज़ों से या किन मराहिल से गुजरना चाहिए? वो इस फेज से भी मैं गुजर चुका हूँ, इट्स स्टिल अ ऑनगोइंग जर्नी, कि मतलब आपको पता है अपने दिमाग में कि मैं मतलब बड़ी चीज़ों के लिए बना हूँ, मैं बहुत अच्छी चीज़ें करता हूँ, लेकिन आप बस लॉस्ट हुए हैं कि मैं करूँ क्या, मतलब आपको कुछ फीलिंग नहीं है। तो इस फीलिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा रह चुका हूँ। इसमें आपके लिए क्या मतलब एक्शंस होने चाहिए? नंबर 1 कि आपका किसी एक फील्ड में या एक टॉपिक का आपका वो नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छा मुझे कोडिंग पसंद है तो मैं बस कोडिंग ही करूँगा, ये गलत सोच है, ये चीज़ बाद में आती है। सबसे पहले आपके 2-3 इन चीज़ों में से कोई एक गोल होना चाहिए। एक, या तो आपकी कोई गोल है पैसे कमाने की, ठीक है, तो उसके बीच में फिर आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, या आपका फाइनल गोल है कि जैसे मैं मतलब एक इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा हूँ, फेमस होना चाह रहा हूँ, या इस तरीके की आपको एक्सेलेंस पे जाना है, मतलब आपको कोई किसी बीमारी का इलाज ढूंढना है, इस टाइप का, मतलब आपको इस लेवल पे आपको अपनी सोच रखनी है। नंबर 1 अपने आप से बातचीत करें, ये सब बंद करें, जितने भी स्टिमुलाई होते हैं ये टिकटॉक वगैरह, इंस्टाग्राम, अपने दिमाग में खुद सोचें कि मतलब क्या आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है। फिर इसके बाद आप इस जर्नी पे निकलें जिसमें आप उस चीज़ के अंदर हर चीज़ सीखें। अब जैसे मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत लेट आया, शुरू में मेरा गोल बस यही है कि भाई मुझे अब किसी तरीके से ऑनलाइन पैसे कमाने। अब तो क्या तरीके हैं? अच्छा, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप एक तरीका आप वो कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, एक तरीका जो बाय कोइंसिडेंस मैंने डिस्कवर किया कि आप अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो वो मैंने पैथ ली, मतलब ऑब्वियसली और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, इतनी हेल्दी डिस्कशन है ये। वन लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपसे बेहतर शायद उनको कोई मशवरा ना दे पाए, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस भी है, आपकी एज भी है, आप खुद उससे और माशाल्लाह दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ आप काम भी कर रहे हो, उनको आप क्या मशवरा दोगे? जितने भी फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आखिर में उनको कुछ भी आप कहें। उनके लिए बेस्ट मशवराज ये हैं, अपनी सोशल प्रोफाइल्स बनाएं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह हुए, अपने प्रोजेक्ट्स शोकेस करें, आपकी वीडियो रेज़्यूमेज़ होनी चाहिए हैं, रीच आउट करें, सारे जो आपके करीबी बिजनेसेस हैं, जितने भी जाने पहचान वाले हैं उनको रीच आउट करें कि भाई कोई आपका दादा मामा रियल एस्टेट एजेंट है, मैं आप लोगों के लिए फ्री में। आपका बहुत शुक्रिया, हम किसी और नशिस्त में ज़रूर चाहेंगे कि आपके साथ बैठें और दोबारा बात हो। मोहम्मद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, वन ऑफ द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स, जो कि हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर, और बहुत ज़बरदस्त इनका करियर रहा, इस बारे में हमने बात की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और हम इलेक्शन से पहले आपको कीमे वाला नान तो नहीं, अलबत्ता कुछ और बिरयानी भी नहीं, हाँ कुछ नहीं खिलाएंगे ऐसा। हम आपको किचन में लेके जाएंगे जहाँ पे हम मॉडर्न कंटेस्टेंट हैं, हम पार्मेजान चिकन खिलाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आप अहमद, पार्मेजान चिकन इमरान ने रिवील कर दिया क्या बन रहा है, लेकिन आप जरा हमें बताएं कि कैसे बनेगा। आज पार्मेजान चिकन बन रहा है विच इज़ एशियन स्टाइल में हम इसको बनाने जा रहे हैं, जिसके साथ आप राइस और नूडल्स सर्व कर सकते हैं। वरना जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स में बनता है। बेसिकली इटालियन खाना है और इसमें फ्यूजन है थोड़ा सा यूएसए का, ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन है प्योर। सो ये यूएस का फ्यूजन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ऐसा क्या है जो यूएसए फ्यूजन होगा इसके अंदर? देखिए जितना भी फ्राइड चिकन है ना, फ्राइड चिकन क्रम्स वाला वो यूएसए में खाया जाता है, ठीक है। और पार्मा एक स्टेट है इटालियन की, वहां से पार्मेजान चीज निकली है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये पार्मेजान चिकन। और इसको एशियन वर्जन में बनाएंगे तो हम इसके साथ नूडल्स या राइस, अगर देसी में जाएंगे तो फिर राइस सर्व करेंगे, वरना कार्बोहाइड्रेट के लिए जो चाइनीज या इस तरह लोग यूज करते हैं वो नूडल्स यूज करते हैं, और हम नूडल्स यूज करेंगे हम इसके साथ। जबरदस्त। चलिए अहमद, अब अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें, मीनवाइल हम अपने सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। भाई हमारा तो ऑलरेडी दिल ललचा रहा है क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट थिंग्स दैट आई लाइक टू ईट। सो देखते हैं कि कैसा बनता है। अहमद बना रहे हैं तो अच्छा ही बनेगा। सेगमेंट है माइंड मैटर्स और आज इसमें वकार अहमद मलिक और डॉक्टर कंवल खालिद बात कर रहे हैं शहर लाहौर की तारीख के हवाले से। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। तारीख के हवाले से बात हो रही है, लाहौर की तारीख के हवाले से बात हो रही है और डॉक्टर कंवल खालिद साहबा से बात हो रही है। लाहौर जो है उसके हवाले से ये मेरे लिए बिल्कुल एक नई इन्फॉर्मेशन थी कि ये 1000 साल पुराना नहीं, बल्कि इसके शवाहिद जो हैं बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत कदीम तहजीबों के साथ इसका ताल्लुक़ एक पैदा हो जाता है। और डॉक्टर कंवल खालिद साहबा से आज जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब आज से अगर हम डॉक्टर साहबा 1000 या 1200 साल पीछे चले जाएं और गज़नवी आता है जब यहाँ पे, और उस टाइम पे मतलब मैं जब विजुलाइज करता हूँ कि लाहौर कैसा होता होगा, यानी आज का जो वर्ल्ड सिटी है क्या ये मुकम्मल इसी तरह तब था या इससे कम था, या उस वक्त उसकी लाहौर की शोहरत थी, मेरा मतलब है कि कल्चरल या बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से इसकी एक अहमियत थी, जोग्राफियाई अहमियत थी, क्या था उस वक्त लाहौर के कुछ खदोखाल वाजे हो सकते हैं एज ए हिस्टोरियन आपने जितना काम किया है? जी, लाहौर के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन गज़नवी पीरियड के हवाले से कभी भी आज तक ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं होती है। शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़े शवाहत मिलते हैं। और जब हम गज़नवी पीरियड की बात करते हैं तो हम तकरीबन जाते हैं 11वीं सदी। महमूद गज़नवी ने जो लाहौर को आखिरी मरतबा मुकम्मल तौर पे फ़तह किया वो 1021 था। ठीक है। और मैं आपको दिलचस्प बात ये भी बताती चलूँ कि उस फ़तह के बावजूद जो है लाहौर शहर में तकरीबन कोई 73 साल तक लोकल लोगों ही की हुकूमत चलती थी। वो सिर्फ जजिया लेता था या जो भी उसने कोई अपना टैक्स था वो लेता था। और उस दौर में लाहौर के हवाले से एक बात हमें ये पता चलती है कि जो राजा जयपाल जो लोकल यहाँ का था उसने काफ़ी शिकस्तें उसको महमूद गज़नवी के हाथों उसके पहले भी उसको होती नहीं, तो उसने फिर एक जौहर जिसको कहते हैं वो उसने लिखा ही गया है कि लाहौर शहर की दीवार के बाहर उसने अपने आप को जला के तो ख़त्म कर लिया था। उससे हमें एक तो ये रिवायत मिली कि लाहौर के इर्द गिर्द एक दीवार तब भी मौजूद थी। दूसरी बात ये आ जाती है कि जहाँ तक इस शहर की अहमियत का ताल्लुक़ है तो हमें इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि गज़नवी ने जब 1021 में लाहौर को फ़तह किया तो उसके बाद समझिए कि हिंदुस्तान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं और यहीं से उसका कॉन्क्वेस्ट जो है वो शुरू हो जाता है। एक और डायमेंशन इसकी ये है कि हमें उससे पहले का जो लाहौर है वो हिंदू शाही पीरियड का लाहौर है। हमें उसके एक्सकवेशनल तो थोड़े मिलते हैं ट्रेसेस, और एक चीज़ हमें बड़ी क्लियरली मिलती है कि यहाँ पर बड़ी इमारत मौजूद थी और उन इमारत के अलावा यहाँ पर स्कल्पचर क्योंकि हिंदू थे, बुत परस्ती थी, तो वो उसके भी हमें मिलते हैं। महमूद गज़नवी के बाद जो मतलब लाइक उनके जो लेगेसी चलती है तकरीबन 100-150 साल की, उसके अंदर हमें जो लाहौर के बारे में शवाहद मिलते हैं, मैंने उन शवाहद को उस दौर के शोरा की शायरी में ढूंढा। ठीक है।
जिसमें के बहुत मशहूर एक शायर थे साद सलमान, वो लाहौर के थे। फिर अबुल फज रूनी, वो लाहौर के थे। ये उसी अरस से ताल्लुक़ रखते हैं। और साद सलमान जो है इनके साथ तो बड़ा कुछ होता रहा, कभी ये जेल में होते थे, कभी जेल से बाहर होते थे, तो वो फिर अपनी शायरी में जिक्र करते हैं। जब मैंने उनकी शायरी उस दौर के शोरा की पढ़ी तो उससे मुझे पता चला कि लाहौर शहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कल्चरली जो है वो बड़ा रिच होता जा रहा था। ना सिर्फ ये कि बल्कि यहाँ पर बहुत सारी वो लिखता है कि यहाँ की इमारत इतनी बुलंद हैं कि वो जन्नत को छूती हैं। अच्छा। और कुछ मसाजिद का यहाँ पर जिक्र है। इसके अलावा उसने लिखा है कि यहाँ पर एक मुतरबा नाम की मुगैयना सिंगर थी, उसका मिलता है। फिर एक मेल डांसर है जिसका नाम आहू है, और कहता है कि आहू जब वो गाता है और जब वो रक्स करता है तो तमाम जो मोर भी जो हैं उसको आगे शर्माते हैं। ये गज़नवीद पीरियड की बात करें, जो फेस्टिवल्स होते थे उन फेस्टिवल्स का बहुत जिक्र है। ताजपोशी जब होती थी तो उसके अंदर जो फेस्टिविटीज़ होती थी वो बहुत जिक्र है। इसके अलावा आर्ट के हवाले से कुछ मुझे एविडेंस ऐसे मिले जो कि अगर हम कभी तफसीलन बात करेंगे तो मैं शेयर करूँगी। वो एविडेंस जो हैं वो हैं वुड वर्क के। और जब मैंने उनको स्टडी किया तो आप यकीन कीजिए कि उस दौर का जो अलूम फ़नून का काम था, आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन का, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि वो बाज़ हालात में मुझे मुग़ल पीरियड के काम से भी शायद कुछ बेहतर था, कि उस दौर के आर्टिस्ट और आर्टिजन्स जो थे वो बड़ा शानदार काम कर रहे थे। बदकिस्मती से हमें उसके कोई आर्किटेक्चरल या आर्कियोलॉजिकल हमें कोई एविडेंस इतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन वो जो हमें लकड़ी के कुछ दरवाज़े मिलते हैं उस दौर के, वो और ये शायरों के रेफरेंसेस और जो हमें लिटरेरी रेफरेंसेस और मिलते हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि लाहौर शहर जो था वो आर्ट, कल्चर, हेरिटेज के अतबार से बहुत अहम था। एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प यहाँ मिलती है, वो ये कि जहाँ यहाँ पर अब जब खुदाई की जाती है लाहौर शहर की, तो यहाँ पे छोटे छोटे से हेड्स मिलते हैं। आज तक किसी ने उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। मैंने एक दफ़ा एक पेपर लिखा था उन हेड्स के ऊपर, जो गज़नवीद पीरियड, उनमें बहुत वैरायटी है और यूँ महसूस होता है कि जैसे दुनिया के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते थे तिजारत की गर्ज से। ये एक तिजारत का हब था ये लाहौर शहर। और उनका फ़र्क कैसे पता चलता है कि उन्होंने जो हेड ड्रेसेस पहने हुए हैं हर एक के अलग अलग हैं। ठीक है, डिज़ाइन उनके फ़र्क हैं, उनके फीचर्स फ़र्क हैं। और कुछ जगह पे आप थोड़ा पहचान पाते हैं कि अच्छा ये चाइनीज़ है या ये सेंट्रल एशिया का है। तो इस तरह का इस्तेमाल क्या हो रहा था, यानी वो कोई लाइक मैं समझती हूँ कि वो यहाँ का आर्ट था। ठीक है, उसके यहाँ तो वो को पोर्ट्रेचर की उनकी वैल्यू थी, क्योंकि देखिए ना इतने छोटे हेड्स की तो पूजा भी नहीं हो सकती, आइडल वर्शिपिंग में भी नहीं। फिर और मुझे लेकिन यूँ महसूस होता है, और ये फिर मैंने अपनी रिसर्च से प्रूफ भी दिया है कि लाहौर शहर के अंदर जो आर्ट प्रोड्यूस होता था वो पोर्ट्रेट की, जो कहते हैं ना ह्यूमन लाइकनेस थी। आइडियलाइज्ड काम नहीं होता था, जैसे मिनिएचर में आइडियलाइजेशन करते हैं, लेकिन वो नहीं होता था। तो ये चीज़ें जो हैं जो आपको मिलती हैं जब इस शहर के अंदर से, तो गज़नवीद पीरियड जो है मैं समझती हूँ कि वो आर्ट कल्चर के हवाले से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पीरियड है। तो आपसे गिला कर जी, आपसे गिला ये है कि जो कन्हैया लाल से लेके यानी तारीख़ लाहौर पे हमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं, लेकिन जिस किताब को भी आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये मुगलिया दौर या पोस्ट मुगलिया दौर और पिछले 300-400 सालों का अहवाल है जी, महलों का, हर चीज़ का बहुत तफसील से है। लेकिन जिस पीरियड की आप बात कर रही हैं, इस पे जितना इल्म है और तहकीक आपने की है, तो आपको तो एक प्रॉपर किताब लिखनी चाहिए जो कि सिर्फ उस पीरियड को रिप्रेजेंट करती हो। जी, मैं तो अपने बारे में यही कहती हूँ ना कि मेरा ख्याल है अगर मैं सारी ज़िंदगी नॉन स्टॉप लिखती जाऊँ तो शायद मेरे पास जितना मटेरियल या जितनी मेरी काम है वो शायद ख़त्म ना हो। लेकिन ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि देखिए ना कि बाबर के आने से पहले भी तो ये शहर आबाद थे। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि हम किसी अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपसे यकीनन बात करूँगी कि जो यहाँ के तमद्दुनी असरात थे। देखिए, आपको जो तारीख़ की कुतब हैं वो 90% बल्कि 95% फोकस करती हैं जंगी मुहिम्मात पे जी, ठीक है, और बादशाहों की महल्लाती साजिशों पे। जी, ठीक।
लेकिन उस दौर के लोग रहते कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, अपने फंक्शंस पे क्या करते थे, फेस्टिविटीज़ क्या होती थी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या बजाते थे, उनके लिबास कैसे थे, उनका ज्वेलरी कैसी थी, उनके डेली के क्या उनका इंटरेक्शन का क्या मोड था, फिर मतलब ये वो चीज़ें हैं जिन पे के बात करने की बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगली मरतबा हम इस पे बात कर लेंगे। चलें, डॉक्टर साहब से वादा ले लिया हमने और मैं बिल्कुल इस पे पीछे पड़ा रहूँगा आपसे। कम से कम आप टेक्स्ट की फॉर्म में, यानी आप उसमें तस्वीरें की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई कलर्ड की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक असासा है ना, बहुत बड़ा असासा है जी, बिल्कुल। तो वो उसको आना चाहिए। और इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब के से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि ये जो है, ये वाला जो पीरियड है जो कि मुगलिया दौर से पहले का पीरियड है, इसमें जो भी इनकी तहकीकात हैं, जो कुछ फाइंडिंग्स हैं, उनको कोई किताबी शक्ल दें ताकि हम ज़्यादा बेहतर तौर पे लाहौर को जान सकें। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। एक और इलेक्शन की हम बात करेंगे, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन, हाँ इलेक्शन, नॉट सिलेक्शन। हाँ मैंने इलेक्शन ही कहा, सिलेक्शन ही कहा। नए चेयरमैन का कह सकते हैं आप। आज होगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब नए चेयरमैन पीसीबी के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास आज होगा और इजलास इलेक्शन कमिश्नर शाखावर ने तलब किया हुआ इजलास दोपहर 2 बजे आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा। गवर्निंग बोर्ड में जी पैटर्न के जो 2 नुमाइंदे हैं, मोहसिन नकवी साहब और मुस्तफ़ा रमदे साहब, वो शामिल हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर, डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, भावलपुर, सुई नॉर्दर्न गैस, गनी क्लास और स्टेट बैंक और पीटीवी गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा है। जबकि वजारत जो है बैनुल सूबाई राबता के सेक्रेटरी या कोई और नुमाइंदा नॉन वोटिंग मेंबर की हैसियत से शरीक होंगे। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं और कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब ने वहाब रियाज साहब की कारकर्दगी के हवाले से बात की और कहा कि जिस तरह का काम वहाब रियाज ने बतौर मुशीर खेल पंजाब के खिलाड़ियों के किया है, काश इस तरह का काम क्रिकेट में भी कर लेते। उन्होंने पूरा साल बहुत लगन और मेहनत से काम किया है। मुशीर खेल वहाब रियाज की खिदमात से क्रिकेट में फ़ायदा उठाने का भी इशारा दिया है उन्होंने। इशारा क्या, बस हम तो समझते हैं इशारों की ज़बान थोड़ी थोड़ी, और किस हद तक ये मामला आगे बढ़ता है इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये तकर्री कैसी है। मुस्ताफ़ी जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के ज़का अशरफ, उन्होंने वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी थी, ये भी आपको याद ही होगा। मोहसिन नकवी के आने से पीसीबी में क्या तब्दीलियाँ आएंगी और क्या आर्जी पॉलिसियों का तसलसल ख़त्म हो पाएगा या जारी रहेगा, इस पर भी हमने बात करनी है। वैसे जिस कैंप से या जिस तरह की छप्पर छाया ज़का अशरफ साहब के ऊपर थी, वैसे ही उससे मिलती जुलती कुछ मोहसिन नकवी साहब पे भी थी। सो देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। हम इस पे एनालिसिस ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। मेरे साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो ये बताइए, ज्यादा पानी, ज्यादा बारिश के बाद तो नहीं आया कराची में? बहुत 1 घंटे की बारिश ने कराची को बिल्कुल मफलूज कर दिया। इमरान, सबसे पहले आपको और हरमला दोनों को सुबह बखैर, लेकिन बारिश के उस असर से मैं निकल नहीं पाया, इसलिए आपको सुबह बखैर देर से कहा। नहीं मिर्जा साहब, कोई बात हम नहीं, समझ सकते हैं, हम समझ गए, क्योंकि बारिश ने जो हाल किया कराची का, हम तो परेशान थे कि वहां पे बेचारे लोग कितना सफर करते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, आज का दिन एक और इलेक्शन का है, नॉट सिलेक्शन का। इलेक्शन। तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो 2 कैंडिडेट्स हैं? मोहसिन नकवी साहब के बारे से बात की जा रही है बार बार कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, मुस्तफ़ा रमदे हो या मोहसिन नकवी साहब हो, नई तकर्री क्या नए कारनामे साथ लेकर आएगी? देखिए अरमला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुज़िश्ता समझ लीजिए 2013 से चेयरमैन का तकर्रुर जो है सियासी बुनियादों पर होना शुरू हुआ है। जब से नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ, जो माजी में सदर मुमलिकत हुआ करते थे, उनको तब्दील किया, आइन में तब्दीली की और वजीर आजम को उन्होंने पेट्रन इन चीफ बनाया। नवाज शरीफ साहब को उनका ये कहना था कि चूंकि वो एक फर्स्ट क्लास मैच खेलें, उन्हें क्रिकेट से बड़ी दिलचस्पी है। उसके बाद से सियासी बुनियादों पर तकर्रुरियां शुरू हुई। पहले नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी साहब को लगाया, नजम सेठी साहब चले गए, तो उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने एजाज भट्ट साहब को लगाया, ज़का अशरफ को लगाया। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने एहसान मानी, रमीज राजा को लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत का जहर जो है वो सरायत कर गया है, सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। अब मोहसिन नकवी साहब के लिए भी यही कहा जा रहा है
क्योंकि इनका पिछला क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये अलग बात है कि निगरान वजीर आला पंजाब की हैसियत से इन्होंने काम किया, लेकिन क्रिकेट चलाना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि हाइप बहुत ज्यादा है, $750-800 डेली अलाउंस मिलता है जब गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं, और पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो चेयरमैन बन जाए। तो अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी क्या करते हैं। अब उन्होंने वहाब रियाज की पहले से ही तारीफ शुरू कर दी। वहाब रियाज ने क्या किया है? उनकी सिलेक्ट करदा टीम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हारी, उनकी सिलेक्ट करदा टीम न्यूजीलैंड में 4-1 हारी। तो उन्होंने किया क्या है? मतलब जो तारीफ हम कर रहे हैं ना, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट आकर डोमेस्टिक देखा, एक दिन वो सिर्फ कराची आए थे। तो बहरहाल अब ये जिसे पिया चाहे वही सुहागन, मैं कहता हूँ आज सीजन है तो सुहागन ही है सभी। जी जी जी। और दूसरा यही है कि पिया के पिया जिसको चाहे वो भी सुहागन, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा एक इशारा हमें दिया। लेकिन दूसरी जानिब अब 8 फरवरी को हमारे इंतखाबात हैं, उसके बाद पेट्रन तो तब्दील होंगे ही होंगे। काकड़ साहब तो पेट्रन नहीं रहेंगे, तो न्यू पेट्रन मींस न्यू चेयरमैन, या ये तकर्री आपको थोड़ी दायमी लग रही है, थोड़ी प्रोलॉन्ग करेगी ये? जब तक पिया के पिया रहेंगे यही चेयरमैन रहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या कूजे में दरिया को बंद किया है। उन्होंने एक जुमले में आपकी सारी बात करने छोड़ दे दिया है कि पिया की जब तक चाहेंगे वो तब तक पिया के पिया। हाँ, पिया के पिया। अच्छा, अब मिर्जा साहब ये जो पिया वाली बात को जरा साइड में रख के देखें, तो ये सियासी तकर्रियों की वजह से हमारी ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट हो या टीम हो, ये जो उसके अंदर मसाइल आते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, और ऑब्वियसली टीम की कारकर्दगी पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। और ये हमने माजी के अंदर भी देखा है, जैसे आपने खुद भी अभी मेंशन किया। तो ये अब जो नई तकर्री है, इसके बाद जो टीम के अंदर नए मामलात होंगे, उसके लिए भी तो तैयार रहने की जरूरत है। देखिए, जिस तरह साइबेरिया से परिंदे आते हैं ना आकर, और वो पाकिस्तान आ जाते हैं जब सर्द मौसम होता है, और आकर वो मुख्तलिफ शाखों पे बैठ जाते हैं, तो इस तरह परिंदे जो है अरमला वो निकल आए अपने बिलों से, और वो जो है ना वो अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि जो भी आता है हेल्प ऑफ अफेयर्स में उसको घेरने की कोशिश की जाती है। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद को पसे पुश डाल देते हैं। तो अब यही होगा। पहले से लोगों ने मुबारकबादें देना शुरू कर दी। एक साहब तो शाह खावर को हार पहनाने पहुंच गए, उन्हें पता नहीं था कि ये तो कायम मुकाम चेयरमैन 6 फरवरी को दूसरे चेयरमैन आ जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में किस तरीके का कल्चर है। और मुझे लग रहा है अगर मोहसिन नकवी को क्रिकेट चलानी है तो उनको ऐसे मफाद परस्तों से दूर होना होगा कि जो पर तोल रहे हैं। आज ही आप देखिएगा, आज इलेक्शन हो जाए 2 बजे दोपहर, और उसके बाद फूलों के हार और मिठाई के डब्बे लेकर मफाद परस्त लोग पहुंच जाएंगे लाहौर। जी जी, और ये हर सरकारी इदारे में यही होता है, और जब तक ये कल्चर रहेगा माशाल्लाह हर सरकारी इदारा वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे इस वक्त सारे इदारे हमारे कर रहे हैं, तकरीबन सारे कहना चाहिए। अच्छा, तो आप वैसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, नोइंग मोहसिन नकवी साहब, ही इज अ जर्नलिस्ट, then he's been somehow एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े तरक्याती या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने जल्दी कंप्लीट किए, इसका क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। लेकिन बाकी कुछ मामलात में लोगों को बड़ी शिकायत भी रही उनसे, खासतौर पे पॉलिटिकली उनके ऊपर काफ़ी सारी शिकायत लोगों को हैं उनसे। तो बीइंग अ चेयरमैन आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या लगता है आपको, वुड ही बी अ गुड चेयरमैन और व्हाट? देखिए, है तो वो मतलब पढ़े लिखे, मीडिया से वाबस्ता है, और मीडिया से वाबस्ता लोग जो है वो ज्यादा मुतारिक होते हैं। तो अब जो उन्होंने पंजाब में निगरान वजीर आला की हैसियत से काम किया, नो डाउट उन्होंने बड़े काम किए, बड़े मुतारिक नजर आए। बल्कि कल वो जब एक इफ्तिताह के लिए गए थे तो मैंने देखा, वही शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, तो मैंने देखा वहां उनका चैनल लगा हुआ था टीवी पर, बजाय इसके कोई और चैनल लगा। तो यहाँ लोग हैं ना, आपको पता है कि किस तरह के लोग हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है वो सेंसिबल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और उन्होंने एक बड़े गैर मुल्की इदारे के लिए भी काम किया है। तो उम्मीद यही है कि वो काम करेंगे, बशर्ते के जो लोग बिलों से निकल आए उन्हें घेरने में कामयाब ना हो। अगर वो अपना खुद डिसीजन लेंगे अपने विजन पर, और पाकिस्तान के कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को कि जिनकी एक अपनी रेपुटेशन है, चाहे वो जहीर अब्बास हो, चाहे वो जावेद मियादाद हो, जिनको कोई ओहदा ना दे, उनको बुलाएं, उनसे उनका इनपुट लें, तो मैं समझता हूं कि क्रिकेट जो है बेहतरी की तरफ गामज़न। अच्छा, मैं ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, और मैं इसी जानिब ये भी सोच रहा था कि जहां पे अगर पेट्रन की तरफ से चले नामजद होता है, लेकिन बहरहाल एक मैकेनिज्म मौजूद है कि जी आपने इलेक्शन के जरिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनना है। ये जो नीचे के ओहदे हैं ये उतने ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं
मुझे लगता है जैसे चीफ सिलेक्टर हैं, टीम डायरेक्टर हैं, ये ओहदे भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है अच्छी क्रिकेट को, अच्छे क्रिकेटर्स को ऊपर लाने के लिए। तो इनका तरीकाकार क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है कि महज जिसको पिया चाहे वही सुहागन, जिसको चेयरमैन चाहे वही, चाहे वहाब रियाज हो या हफीज हो, उनको लगा दिया जाए? आपको लगता है कि इसमें भी कोई मैकेनिज्म बन जाए कि इसके जरिए फिल्टर होकर लोग ऊपर आए, अच्छा शख्स ऊपर आए और अच्छे फैसले करे? ये आपने बड़ी अच्छी बात जो है वो की है इमरान, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो ना, अब यही होता है जिसके कनेक्शन है पाकिस्तान में वो आ जाता है। कोई सोच सकता था कि वहाब रियाज पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे, कोई सोच सकता था कि हफीज जिन्होंने कोचिंग नहीं की वो डायरेक्टर बन जाएंगे। तो पाकिस्तान में राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये उनको, चूंकि मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट खेले होंगे, क्लब क्रिकेट नहीं खेले, कोई भी क्रिकेट खेले होंगे, उनको चाहिए कि अपना एक ऐसा एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दें जिनको पैसे ना दें, जो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं उनको बुलाएं, उनके साथ बैठकर जिनका कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई मफाद ना हो। ये ना हो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को आप बुलाएं और नौकरी दे दें, उसका क्या फायदा होगा। मैं कहता हूं पाकिस्तान में बड़े टॉप के क्रिकेटर्स मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया है। यूनुस खान हो गए, जावेद मियादाद हो गए, जहीर अब्बास हो गए, इंतजामुल हक हो गए, ये सारे बड़े बड़े नाम है, सलीम मलिक, बड़े बड़े नाम है। इनको बुलाएं, इनसे मशावरत लें और फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। ना हो कि कुछ चमचे जमा हो जाएं और वो कहें सर सब ठीक है का नारा लगाएं और सलूट मारना शुरू हो जाए, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। मिर्जा साहब आपने बड़ी सही बात की है कि ऑब्वियसली पहले प्रोग्राम के आगाज में जब हम बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि जो भी चेयरमैन आते हैं ज्यादातर कुछ का जो दो के खेल से या क्रिकेट से उस तरह से ताल्लुक होता है, लेकिन नजम सेठी साहब का दो के क्रिकेट से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनकी क्रेडिट पे बहुत अच्छी चीजें हैं जिसमें हम पीएसएल को बार बार कहते हैं कि नजम सेठी साहब की क्रेडिट पे है। तो ऐसी टीम बनाना कितना जरूरी होगा कि जो इस सारे प्रोसेस को स्मूथ भी करे और नॉन पॉलिटिकल भी रहे ये सारे मामला। बिल्कुल अरमला, आपने सही कहा। नजम सेठी साहब बड़े ज़हीन थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी निगरान वजीर आला पंजाब रह चुके थे, आपको याद होगा। और नजम सेठी साहब का अब ये एक और तारीफ दोहराई जा रही है, मोहसिन नकवी भी निगरान वजीर आला पंजाब है। तो ऐसी टीम बनाए, वही मतलब अब सीवी में ये होना जरूरी है कि आप निगरान वजीर आला रहे हो चेयरमैन बनने के लिए। हाँ, बस आप भी तैयार प्रयत्न तो अब उसमें ये होता है ना कि ऐसे लोगों को रखा जाए कि जो कॉम्पिटेंट हो, उनसे मशवरा किया जाए। मैं वही आप घुमा फिरा के आता हूँ कि मशवरा कर ले आप और उसके बाद। लेकिन हमारे साबिक क्रिकेटर्स मुफ्त तो कुछ नहीं करते, आप खुद ही कहते हैं मुफ्त मशवरे कहाँ देंगे, कहाँ से आएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। आपको याद नहीं है 25 लाख रुपए आपने इंजमाम भाई का नाम लिया, बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, लेकिन उनकी 2.5 मिलियन सैलरी याद है ना आपको रिसेंट पास्ट के अंदर ही? मुझे याद है, लेकिन ऐसे लोगों को लें कि जो पैसे ना ले, जिनका इंटरेस्ट ना हो, जो सिर्फ आए, वो हम ही हैं, उनको टिकट दे वो हम ही हैं जो नहीं लेंगे, क्रिकेटर्स तो लेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे हैं बहुत सारे। देखें अब जो उम्र के उस हिस्से में है कि अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को वापस करें अपनी इनपुट देकर। ऐसा हो सकता है, सारे ऐसे नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इमरान गॉट इट मिर्जा साहब, बहुत जबरदस्त सजेशंस हैं। आई होप कि हमारी बल्दी डिस्कशन रही है। सजेशंस भी हम तो दे सकते हैं, ऑब्वियसली सजेशंस ही दे सकते हैं। मकसद सिर्फ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी हो। आज नए चेयरमैन आने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी मोहसिन नकवी साहब, के टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब इज गोइंग टू बी द न्यू चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। वो क्या करते हैं, कौन सी टीम लाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इस पर फिर हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब चूंकि इंतखाबात होने वाले हैं तो हम सिर्फ इंतखाबात के हवाले से कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें। आम इंतखाबात में जी जहां बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन उम्मीदवार हैं, मैदान में उतर रहे हैं, वहीं कौमी और सूबाई असम्बली के 4 हल्कों में 3 ख्वाजा सरा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब से जी ताल्लुक रखने वाली जो ख्वाजा सरा है नायाब अली, इन्होंने कौमी असम्बली के 2 हल्कों NA 46 और NA 47 से ये उम्मीदवार है। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली का जो इलेक्शन लड़ने वाली ये वाहिद ख्वाजा सरा है, जबकि 2 ख्वाजा सरा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो नशिस्तें हैं उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नायाब अली ने कहा है जी कि सियासी जमातें हमेशा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती है जिनके पास वसाइल हों, वो अपने हल्के के मौसर या असर और रसूख रखने वाले हों, उनकी कामयाबी का भी इम्कान हो। इन हालात में जब हमारा माशरा बहुत ही जो कह लें पसमानदगी की तरफ जा रहा है, दीगर मामलात को लेकर अभी भी मुकम्मल तौर पर जो ख्वाजा सरा है उनको कबूल नहीं कर रहा है, तो कोई सियासी जमात उन्हें कैसे कबूल करेगी और टिकट देगी। नायाब अली इस हवाले से मजीद भी उन्होंने
उन्होंने कहा कि जिस तरह खवातीन और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए जो सेनेट है, कौमी और सूबाई असम्बली है, इसमें मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं, इसी तरह ख्वाजा सराओं के लिए भी कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आइडिया है और ये बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन उनकी हो सकती है। और कुछ ऐसी ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा काम किया। हमने तो PhDs तक के इंटरव्यूज किए हैं यहाँ पे। एमफिल, आई रिमेंबर एक हमारे पास एक ख्वाजा सरा थी जो एमफिल थी। तो इस वक्त नायाब अली बारल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं उनके ज़हन में इलेक्शन लड़ने का ख्याल कैसे आया जब वो खुद समझती हैं कि बड़ा मुश्किल काम है। नायाब कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जब आपको पता है कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है, बड़ा पैसा चाहिए, टिकट्स भी उनको मिलते हैं जो बड़े तगड़े लोग हों, उसके बावजूद NA 46, 47 इक़्तिदार के अवान जहाँ पे हैं और आप अपनी सब्ज़ मिर्च के साथ आ गई इलेक्शन लड़ने, कैसे ख्याल कैसे आया ना आप ज़हन में? देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको अपने हकूक़ चाहिए तो आपने वो हकूक़ क्लेम करने हैं, और वो हकूक़ क्लेम करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो ऐवान इक़्तिदार को आपने वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी होती है। आवाज़ दो तरीक़ों से पहुँचाई जा सकती है, या तो आप बाहर रह के पार्लियामेंट से और वहाँ पे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए आवाज़ फैलाएं, या फिर उस पार्लियामेंट का हिस्सा बन के आप अपने हकूक़ की तर्जुमानी करें। तो जो है वो ये एक विजन लेके और एक रियलिटी को समझते हुए मैंने सियासत के अंदर आने का फैसला किया। और मैं ये भी समझती हूँ कि जहाँ पे जो सियासत है वो किसी मर्द या खातून की मिरास नहीं है। बतौर पाकिस्तानी शहरी आई थिंक कि हम सबका फ़र्ज़ बनता है ना सिर्फ मुल्क व कौम की खिदमत करना, बल्कि कोशिश करना कि हम जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकें अपने मुल्कों की फलाह बहबूद के लिए। तो इस विजन के साथ मैं सियासत के अंदर जो है वो आई हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा किया कि आप सियासत के अंदर आई और आपने अपनी बात का आगाज ही बड़ी अच्छी बात से किया कि किसी को तो स्टार्ट करना है और अगर अपने हकूक चाहिए तो उनके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अब आपका इंतखाबी निशान जो है सब्ज मिर्च है और ऑब्वियसली मिर्च बड़ी तीखी होती है, जब वो कंपटीशन में आए तो बड़ा मसला होता है। तो आप क्या सोचते हैं अपने ओपोनेंट्स को कैसे कंपटीशन देना है? कैंपेन आपकी कैसी रही? क्योंकि आज कैंपेन्स भी खत्म हो रही हैं, जो उम्मीदवार हैं वो आज से मतलब खत्म हो जाएगी उनकी कैंपेन, जो इंतखाबी मुहिम है। अच्छा, मेरा जो इंतखाबी निशान है ना, मैं इंतखाबी निशान से शुरू करती हूँ कि लोगों को बड़ा एक तो पजीराई भी मिल रही है और कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये इंतखाबी निशान जो है वो अपना बड़ा जानबूझ के लिया था। और क्योंकि इंतखाबी निशान जो है वो एक अवामी इंतखाबी निशान होना चाहिए। और जिस तरीके से मिर्च जो है वो आप स्पाइसेस के लिए आप हर सालन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसी मिर्च है जो कि सियासी मिर्च है और इसके बगैर जो है वो मेरे ख्याल से ये सियासी जो अचार है असम्बलियों के अंदर ये नामुकम्मल होगा। तो और लेकिन ये तो एक ह्यूमरस बात हो गई, लेकिन ह्यूमर के अलावा जब मैंने ये इंतखाबी निशान लिया था तो उसके पीछे ये स्टोरी थी कि मैं चाहती थी कि अवाम के जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई का मसला, गुर्बत का मसला, मैं इसके साथ इसको रिलेट कर सकूं। और मैं जब भी अब अपने हल्के में गई तो मैंने लोगों को कहा कि देखें, जब आप सब्जी लेने जाते थे तो आपको मुफ्त में हरी मिर्च मिल जाती थी, तो और आप जो है वो आपको पैसों के साथ भी नहीं मिलती। तो अभी जो है वो धनिया, चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान रखा नहीं, वरना वो भी साथ शायद होता, लेकिन जो है वो अब जो है वो पैसों के साथ भी नहीं मिलता। तो ये जो महंगाई है, ये मैं आवाम को कहती हूँ कि ये उन लोगों ने की वजह से हुई है जिन लोगों को आपने पिछली मरतबा वोट दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि वो महंगाई खत्म होए, अगर आप चाहते हैं वो गुर्बत खत्म होए और आपके एक्चुअल मसलों के ऊपर बात होए, तो आप मेरे इसके ऊपर वोट लें। ठीक है, आपका राइट है, आप कैंपेन बिल्कुल और जबरदस्त कैंपेन करिए। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को पहले ज्वाइन करने की कोशिश की जब आपने सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है? तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश की, किसी से राब्ता किया? मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि आई जस्ट वांट टू नो द रिस्पांस टुवर्ड्स ये जो मामला होता है ख्वाजा सराओं की तरफ अक्सर लोग तंग नजरी से देखते हैं, तो क्या आपने कोशिश की, ऐसी किसी पार्टी से राब्ता हुआ आपका?
देखिए सबसे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो मुआशरा है वो मुआशरे के अंदर ट्रांसजेंडर होना, ख्वाजसरा होना आज भी एक टैबू है। तो उसकी वजह से सियासी जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई और तहरीक इंसाफ हो गई, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ट्रांसजेंडर को शामिल तो किया है, लेकिन जब सियासी टिकट्स देने की बारी आई तो किसी भी बड़ी सियासी जमात ने हमें टिकट नहीं दिया। हमने राब्ते किए, हम चाह रहे थे कि किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो उसके फोरम के ऊपर आ जाएं। तो इवन के कानून के अंदर तरमीम भी हो चुकी है और सियासी जमातों के ऊपर लाजिम है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर अफराद की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए इक़दाम करने हैं। तो अभी भी जहां पे सियासी जमातें खवातीन को जनरल सीट के ऊपर टिकट नहीं देती, ये एक बहुत बड़ा मसला है। वहां पे तो ख्वाजसरा अफराद तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो है वो इसकी वजह से एक जो माइंड सेट है उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि जो है वो और एक ट्रांसजेंडर इशू को आजकल सियासत के अंदर बाकायदा एक कैंपेन बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका राब्ता हुआ था, मेरा सवाल इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता हुआ, और अगर हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरा तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता हुआ। मैं स्पेसिफिकली और इनके जब मैनिफेस्टो बन रहे थे, आई वाज पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो कमेटी। उन लोगों ने भी हमसे राब्ता किया, हमने अपनी रिकमेंडेशंस दी जो कि उन लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर इनकॉर्पोरेट तो की, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्टो की हद तक। इसके अलावा जो है वो उन्होंने बिल्कुल टिकट के ऊपर दे वर साइलेंट और दे वर नॉट रेडी टू गिव अस। आई बिलीव कि न सिर्फ टिकट के ऊपर, शायद कोई पार्टी ओहदा देने के हवाले से भी उनको रिजर्वेशन आने वाले वक्त में। इस वक्त आपका क्या होमवर्क है? आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कितने वोटर्स हैं जो कि इन हलकों में वोट करने जा रहे हैं? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी चाहे तो इस वक्त के ऊपर अपने बेहतर उम्मीदवार को इलेक्ट करके आने वाले वक्त में अपने बहुत सारे मसाइल का हल कर सकती है। देखिए मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नुमाइंदा नहीं हूँ, इस वक्त मैं जनरल सीट के ऊपर अपने हल्के के अवाम की भी नुमाइंदा हूँ। तो जहाँ तक होमवर्क की बात करें, हमने जिस मैसिव लेवल के ऊपर कैंपेन चलाई है, मेरे ख्वाजसरा कम्युनिटी का बहुत बड़ा साथ रहा है। एक तो 3000 वोटर्स जो हैं वो ख्वाजसरा अफराद हमारे रजिस्टर्ड हैं जो कि मेरे हल्के के अंदर, और वो शायद उनका जो है वो सिर्फ ख्वाजसरा वोटर के तौर पर रजिस्टर हैं या कुछ मर्द वोटर के तौर पर भी रजिस्टर्ड हैं, कुछ औरत के तौर पर भी, लेकिन वो ख्वाजसरा कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। तो वो 3000 हमारी तादाद है जो कि मेरे हल्के के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो 50% जो वोटर है ना, जो खवातीन, क्योंकि किसी भी बड़ी पार्टी ने किसी खातून वोटर को इस्लामाबाद के अंदर टिकट नहीं दिया, और चूंकि इस्लामाबाद की खवातीन की रिजर्व सीट पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान की खवातीन की रिजर्व सीट वहां से खवातीन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर जाती हैं, लेकिन इस्लामाबाद से नहीं जाती। तो क्योंकि हमारी अपनी ना कानून साज असेंबली है और ना इस तरह की सीटें, तो हमने उनको भी स्पेसिफिकली टारगेट किया है। हमने उन डोर टू डोर जो हमारी कैंपेन की है, मैं आपको एक बड़ा मजे की जो है वो बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे ख्वाजसरा जो है, आप सिग्नल्स के ऊपर देखते थे, गलियों के ऊपर देखते थे भीख मांगते हुए। तो जब वो भीख मांगने के लिए जाते थे ना, तो अगर कोई उनको पैसे दे देता था तो उसके बाद वो मेरा ब्रोशर भी उनको पकड़ा देते थे, अच्छा नोट दे दिया है तो अब वोट भी दे दो। और जो नहीं देता था पैसे, उसको भी ब्रोशर देते थे, वो कहते थे अच्छा नोट नहीं दिया, कम से कम वोट तो दे दो हमें। तो ये जो चीजें हैं ना, हमने बहुत इनोवेटिव तरीके से अपनी कैंपेन चलाई है। अब नायाब आपके ऑपोजिट पीटीआई के कैंडिडेट है, उनका NA46 में उनका इंतखाबी निशान बैंगन है। अच्छा, वो इंडिपेंडेंट है, सॉरी। अच्छा, लेकिन पीटीआई के मायती याफ्ता। अब आप ये बताएं कि बैंगन और मिर्चों का जो भुर्ता है वो बहुत अच्छा बनता है, तो आपने भुर्ता किस तरह बनाना है इनका? कोई भी सब्जी हो कोई भी तरकारी हो, वो मिर्च के बगैर नहीं जो है वो सही बनती। बैंगन का जायका मिर्च डलेगी तो आएगा। तो ये जो स्पाइस है इलेक्शन के अंदर, जमहूरी प्रोसेस के अंदर, वो स्पाइस बहुत जरूरी है कि जमहूरियत तमाम इंसानों की शमूलियत का नाम है। तो अगर आप हमें छोड़ के, हमें साइड पे रख के एक सियासी तौर पर एक जमहूरी निजाम लाने
की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से वो जमहूरी नहीं होएगा, इंक्लूसिव नहीं होएगा। तो ये जो मेरे सियासी ओपोनेंट हैं, आप देखें वो समझ रहे हैं कि उनको जो है वो अब मिर्चें लग रही हैं कि कोई ख्वाजा सराह कैंडिडेट क्यों आ गया। देखिए उनको लगनी भी चाहिए, ट्रांसफोबिक लोगों को भी लगनी चाहिए, सियासी जमातों को भी लगनी चाहिए। और मैं अपने ओपोनेंट्स की इस तरीके से जो है वो हमारी कैंपेन के नतीजे में जो रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा कि एक पाकिस्तान में हिस्ट्री बनेगी। क्या बात है, आप बड़ी इंप्रेसिव कैंपेन है आपकी। जो वैसे आपकी कोई टैगलाइन भी है, जैसे नून लीग की है, नून पाकिस्तान को नवाज दो या नई सोच, आपकी कोई टैगलाइन है अपनी? देखिए हम जब हल्के के अंदर जाते हैं तो हम 4 लाइनें हम उनको कहते हैं, सियासी जमातों के झूठे लारों में ना आए, इस बार इलेक्शन में ख्वाजा सराह उम्मीदवार को आजमाएं, हरी मिर्च पे ठप्पा लगाएं और बाकी सबको भूल जाएं। क्या बात है। This is what we are saying. थैंक यू वेरी मच नायाब एंड गुड लक। आपको हम बहुत सारी मन्नाएं देते हैं कि आप इलेक्शन के हवाले से जो आपका कॉज है आप उसमें जरूर कामयाब हो। नायाब अली हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात करते थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। ब्रेक से पहले हमने सब्ज मिर्च की बात की और फिर हमने बैंगन की भी बात की, भरते की भी बात की अमला हसन ने। हमने असल में इसलिए इतनी बातें की थी कि हमें भूख लग रही थी और उसका हल हमारे पास आज किचन में है। पार्मेजान चिकन हम बना रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल विद द फ्यूजन ऑफ यूएस टेस्ट, मतलब सब कुछ। आई होप मैंने सही बताया है जी। देखिए हमारा योर रेसिपी इस वक्त जो है हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो गया। सॉल्ट, पेपर, अंडा लगा के, क्रम्स लगा के पैन को इसको हमने कर लेना फ्राई। ओके। ठीक है, इसी के साथ साथ ये मेरे पास नूडल्स हैं जो कि वो भी हमारे रेडी हो गए। और ये होता है पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, ठीक है। ये सिंपल टोमेटो लेके उसमें बेसिल लीफ डाल के, गार्लिक डाल के, सॉल्ट एंड पेपर एंड शुगर एडजस्ट करनी है। ओके, ठीक है। तो ये सबसे पहले बेस पे हमारा ये टोमेटो सॉस जाएगा। ओके, ठीक है। 1 मिनट, 1 लास्ट मिनट अहमद। एंड ये आएगा ये पास्ता, इसके ऊपर लाइक वाओ थोड़ी सी और सॉस जाएगी। अरे वाह, इसके ऊपर जाएगा चिकन। वैसे भी छुट्टियां हैं, घर पे आप आराम कर रहे हैं, इसके ऊपर जाएगा चिकन, वोट डालें और साथ पार्मेजान चिकन बना के खाएं। इसके ऊपर आएगी अब ये सॉस। माय गुडनेस, ये बेसिकली पार्मेजान, मोज़रेला एंड गार्लिक का मिक्सचर है। आई होप नेक्स्ट 30 सेकंड्स में कर लेंगे हम अहमद। यस, इट्स ऑल डन ऑलमोस्ट। वाओ, ओह माय गुडनेस, वेरी चीजी। अहमद, आमतौर पे 1100-1200 रुपए पर हेड में लोग खा सकते हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स में। सो इसकी कीमत कितनी है जो आपने बनाई? देखें, इसमें सिर्फ अगर आपको घर में कॉस्ट आएगी तो पार्मेजान चीज़ की कॉस्ट आएगी, वरना इसमें ऐसा कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो घर में आपको अवेलेबल ना हो। और कॉस्टिंग के लिहाज से 20 सेकंड्स। अहमद, आर वी रेडी? अहमद, एग्जैक्टली, वी आर रेडी। टाइम हमारा खत्म हो गया। दिस वाज पार्मेजान चिकन, इटालियन कम यूएस एंड देन पाकिस्तानी टेस्ट के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चख के आपको बताएंगे, सोशल मीडिया पे आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।